एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम इस पर गौर नहीं करते क्योंकि हम सब ज़िंदगी में कई छोटे बड़े कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, कभी मजबूरी में और कभी आदतन। ज़रा सोचें, हम कितनी चीज़ों के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, जैसे कि सुबह उठने के लिए अलार्म पर नहीं बल्कि किसी के जगाने पर इन्हिसार करना, अपने फैसलों के लिए हमेशा किसी और की राय का इंतज़ार करना, घर के छोटे छोटे काम जैसे अपना सामान संभालना या अपनी चीज़ें खुद तरतीब देना, इनके लिए भी दूसरों का सहारा लेना। और हम में से बहुत से लोग अपनी खुशी के लिए भी दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। अगर कोई तारीफ़ कर दे तो खुश, ना करे तो उदास। मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह हम अक्सर अपनी कामयाबी या नाकामी का जिम्मेदार भी दूसरों को ठहरा देते हैं। कुछ लोग माली मामलात में मुकम्मल तौर पर दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी आदत आहिस्ता आहिस्ता हमारी खुद एतमादी और ख़ुद मुख्तारी को मुतासर करती हैं। और हम में से हर एक के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने काम खुद कर सके, अपने फ़ैसले खुद ले सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में संभाल सके। बस ज़रूरत यहाँ ये है कि थोड़ी सी हम अटेंशन दें खुद को, थोड़े से हम कॉन्फिडेंस दें खुद को और ख़ुद को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। तो आइए इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव सोच के साथ करें कि अगर हम खुद पर यकीन रखें हम अपनी ज़िंदगी को आसान भी बना सकते हैं और पुरएतमाद भी। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत आम है और अक्सर लोग इसे सीरियस नहीं लेते, और वो है एक्ने। ये मसला ख़ास तौर पर हमारे जो यंग जनरेशन है इसमें ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। एक्ने ना सिर्फ हमारी स्किन को मुतासर करती है बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस पर भी असर डालती है। और कई लोग मुख्तलिफ क्रीम्स, घरेलू टोटके और दवाएं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिलता क्योंकि इन्हें इसकी रूट कॉज का पता ही नहीं होता। तो इसीलिए आज हम इस मौजू पर दो मुख्तलिफ फील्ड्स के माहिरीन से बात करेंगे ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साहब जो हमें रिवायती और कुदरती तरीका इलाज के बारे में बताएंगे, और हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में एक्ने की वजूहात और इसके इलाज बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंवल जवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि हिकमत में आपको क्या लगता है कि एक्ने की क्या रीजंस है, क्यों होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्ने बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से भी होती है, हमारे कुछ बैक्टीरियाज हैं वो फंगस की वजह से भी होती है, और हमारी डाइट के अदम तवाज़ुन, मिसाल के तौर पे अगर आप ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, जंक फूड बहुत खा रहे हैं उस वजह से भी एक्ने बनती है। और डिहाइड्रेशन, हमारे यहाँ बच्चियों में पानी कम पीने का ट्रेंड है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपकी बॉडी में एक्ने एक्सपोज होती है। और आप देखें हमारा टीन एज के जो बच्चे हैं इनमें एक्ने के बहुत इश्यूज़ हैं, ग्रोइंग एज के। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जब हमारी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा हो, चाहे वो मेल फीमेल दोनों में, तो उस सूरत में भी आपकी बॉडी के अंदर एक्ने के हवाले से साइन और सिम्टम आ सकते हैं। ठीक है, हम हार्मोन्स की बात करते थे। डॉक्टर कंवल बताएं कि कैसे जो हार्मोन्स हैं हमारे वो सबब बनते हैं एक्ने के। देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी पूरी बॉडी का निज़ाम सही और ख़राब करता है, बिकॉज़ हमारे सर से पाँव तक बॉडी का सारा निज़ाम हार्मोन्स पर चलता है। आपके हार्मोन्स का लेवल अप होना या डाउन होना आपकी बॉडी के जो सीबम सिक्रीशंस हैं उसे कम या ज़्यादा कर सकता है। जब भी सीबम सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो वो एक्ने करवा देती है। जैसे अभी ये कॉजेज़ बताए हकीम साहब ने, समहाउ यही कॉजेज़ उसमें कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं कि हार्मोन्स आपका इम्बैलेंस जब भी कभी होगा, स्किन पर अगर कोई इफेक्ट नज़र आएगा तो वो या तो पिगमेंटेशन की सूरत में होगा या तो फिर एक्ने की सूरत में होगा। सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होने की सूरत में आपको डैंड्रफ, एक्ने, मिलाज़मा, ये सारी चीज़ें होंगी, अनइवन स्किन टोन होगी। तो अल्टीमेटली हमारा जो क्वेश्चन पेशेंट से पहला होता है वो यही होता है कि आपके हार्मोन्स ठीक हैं, आपको हार्मोन्स का तो कोई इशू नहीं है। आपको पता है आजकल ये मोस्ट कॉमन है कि हर तीसरी बच्ची को या ख़वातीन में से भी हम देखें तो इवन 40 प्लस जो ख़वातीन हैं उनको भी PCOS का मसला हो रहा है। तो PCOS बेसिकली क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपकी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस, आपकी ओवरीज में पानी की छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं जो कि आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती हैं और वो फिर एक्ने का
कॉज बनती है। ऑल्दो कि उसके और दूसरे भी सिम्टम्स आते हैं, बट बिकॉज आज हमारा टॉपिक एक्नी है तो मैं उसकी कोरिलेशन बता रही हूँ आपको कि उस इम्बैलेंस का होना आपको एक्नी करवा सकता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आपने आगे बात की है कि खाना जो है अगर हमारी डाइट अच्छी ना हो उस वजह से भी होता है। कुछ लोग जी, बहुत जी। ज़्यादा जंक फूड यूज़ करते हैं, ऑयली चीज़ें, उसकी वजह से भी एक्नी होती है। जी। तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर गर्म खाने खाएं ना तो उसकी वजह से भी दाने बन जाते हैं, तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल, देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर फल, हर सब्ज़ी, हर अनाज के अंदर एक न्यूट्रिशन रखी है और अल्लाह पाक ने हमें ये सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है कि जो हमारा मज़ाज जिस चीज़ की डिमांड करता है वो हमें खानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप हमारी लाइफस्टाइल देखें, आजकल बच्चों का देखें, तो बच्चों का जो पैटर्न है ना ब्रेकफास्ट का या डिनर लंच का, वो सेम है। यानी बच्चे अपने पैटर्न, अपने डोमेन से बाहर नहीं निकल पा रहे। पहले वक्तों में जो हमारी माएँ थी वो हमें घरों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के देती थी। नाश्ते के अंदर ऑप्शन होती थी, आपको जौ का दलिया भी दिया जा रहा है, आपको साबूदाना भी दिया जा रहा है, आपको नाश्ते के अंदर एग भी दिया जाता है, पराठे वगैरह हर चीज़ दी जाती है, सब्जी। यानी अब बच्चा एक ही नाश्ता लेके जाता है, बल्कि अब तो नाश्ता घर में क्या बनाया जाता है, बच्चों को खुद आप ऑप्शन दे देते हैं पैसा दे के, वो उसकी अपने वो खुद डिसीजन करता है मैंने नाश्ता क्या करना है। अब नाश्ते में बच्चा क्या खा रहा है? स्नैक्स खा रहा है। अब स्नैक्स के अंदर जो मसाले, जो चूरन, जो चटनियाँ डाली जाती हैं, वो तो सबसे बड़ी रीज़न आपकी ब्लड में टॉक्सिफिकेशन पैदा करने के लिए। देखिए आपका लीवर आपकी बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहा है। जब आप मुसलसल स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक्स या ये जंक फूड ज़्यादा लेंगे तो आपका लीवर एक ऐसी मशीनरी है जो आपकी बॉडी के अंदर से एक केमिकल की एक ऐसी मशीनरी है कि जो आपकी बॉडी में जितना टॉक्सिन है उसको डिटॉक्सीफाई किया जाता है। आपका अगर खून गाढ़ा हो रहा है तो उसको थिन करता है। आपके अंदर प्रोथ्रोम्बोलिन टाइम पीटी जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है उसको बेहतर करता है। आपके अंदर कोई और भी यानी कि यानी आपके हाइपोथैलेमस के ऊपर भी अगर इश्यूज हैं तो वो भी लीवर उसको बेहतर करता है, जो आपका असाफ और तेजाब को बैलेंस करता है। तो हमारी जितनी भी बदपरेजियाँ हैं, बेतदालियाँ हैं लाइफ में, या आप देखें आजकल खाली पेट कहवे पीने का बड़ा ट्रेंड है। मैं खुद तबीब हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारी बच्चियाँ वज़न कम करने के लिए दिन में 4-4, 5-5 कप कहवे पी रहे हैं, वो एक वक्त में गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर में मुब्तला हो जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी पैदा करती हैं और हमारे खून में हिद्दत भी पैदा करती बिल्कुल हैं। ऐसे। अच्छा हकीम साहब, फिर कोई नुस्खा हमें बताएं कि आप हिकमत में कैसे इलाज करते हैं जिनको एक्ने हो? जी बिल्कुल, उसमें हमने सबसे पहले उन बच्चों को कहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। आपको इल्म में एक चीज़ और बताऊं कि रात का लेट नाइट जागना भी एक्ने का सबब है। यानी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया है। जब हम उल्टी गंगा चलाते हैं और रात को डिले सोते हैं, लेट सोते हैं, उस सूरत में भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है। एक तो लाइफस्टाइल बेहतर किया जाए, पानी का इंटेक बढ़ाया जाए और सब्जियां, फल फ्रूट का भी बच्चों को आदत डाली जाए। तीसरा, हमारे तिब के अंदर 4 चीज़ें हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं। मिसाल के तौर पे चरायता, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जड़ी बूटी है। अच्छा। ये आप चरायता ले लें, मैं इसका अभी तरीका का बताता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, सर फूका के नाम से ये भी जड़ी बूटी है। ये आप देख सकते हैं कि दरख्त की ये जड़ी बूटियाँ हैं, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 3 है शात्रा, ये भी हर्बल एक इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटीसेप्टिक है और एंटीबायोटिक का भी काम करती हैं और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। और चौथे नंबर पे हमारे पास है अफसनतीन। अफसनतीन भी एक हर्ब्स है हमारी और जड़ी बूटी है। अब आप देख सकते हैं कि ये चारों जड़ी बूटियाँ हैं, ये छाल है, ये लकड़ियाँ हैं, कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। इन चारों चीज़ों का आप दरदरा यानी मोटा सा पाउडर बना लें, यानी बिल्कुल पाउडर ना करें, इनको दरदरा कर लें। ठीक है। और इन चारों चीज़ों को इकट्ठे करके हम वज़न लेके एक एक शटांग दरदरा कर लें। 1 टेबल स्पून बेड टाइम पे 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह निहार मुँह छान के पून के पानी पी लें। सिर्फ आपने पानी पीना है, इसको ना गर्म करना है ना इसका कोई पाउडर आपने बनाना है। आप इमेजिन करें विद इन 7 डेज़ जिन बच्चों में पिगमेंटेशन के इश्यूज़ हैं, जिसमें एक्ने के इश्यूज़ हैं, या जिसमें कोई भी आपकी बॉडी में स्कैबीज़ है, एलर्जी है, इवन एक्जिमा तक पे ये काम करता है। अच्छा डॉक्टर कंवल, कुछ लोगों को एक्ने होते हैं, दाने होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपने मुंह को ओवर क्लेंस करने लग जाते हैं। घर में फेस वॉश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इवन दो फेस वॉश भी बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं अमूमन जो वो यूज़ करते हैं, मेडिकेटेड यूज़ नहीं करते, या वो एक्सफोलिएट बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। उनको लगता है रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे तो दाने ख़त्म हो जाएंगे। तो बताएं ये कितना नुकसानदेह है? देखिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आप भी इसको बताते हुए आपके सवाल से भी ये जाहिर हो रहा था कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह होती हैं।
कोई भी ऐसा आपने फेस वॉश यूज़ नहीं करना। अगर आपको एक्नी है तो आपने कोशिश करनी है कि सॉफ्ट क्लिनजर कोई लेना है, ऐसा जो कि जेल बेस्ड हो, और कोई ऐसा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो जो ऑयल को, डर्ट को रिमूव, लेकिन उसे भी बहुत आपने स्लाइटली जेंटली मसाज करना है। देखिए, एक्सफोलिएशन करना या फिर ओवर क्लेंस करना दोनों ही एक्नी की कंडीशन में नुकसानदा होता है। अगर आपको एक्नी है फेस पर, एक्टिव एक्नी हो या छोटे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बने हुए हों, आपने दोनों चीज़ें नहीं करनी। एक्सफोलिएशन बिल्कुल भी नहीं करनी और कोई भी हार्ड क्लेंजर यूज़ नहीं करना। सॉफ्ट क्लेंजर लें, उनमें मैंडेलिक एसिड होना चाहिए, बेंजोइल पेरोक्साइड होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक इंग्रेडिएंट हो, और उसके साथ साथ सेरामाइड या फिर हाइलुरोनिक एसिड आपके जो भी आपका फेस वॉश है, आपका क्लेंजर है, उसमें शामिल होना चाहिए। अगर आपके फेस पर एक्नी बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस है, क्योंकि एक्नी सिर्फ ऑयली स्किन पर नहीं होती, ड्राइनेस की वजह से भी होती है, तो फिर आपने अपने स्किन को मॉइस्चराइज भी रखना है। लेकिन समहाउ क्या होता है कि एक तरफ आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है, दूसरा जैसे ही आप कोई भी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं तो वो एक्नी मजीद एग्जेजरेट हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको एक्नी हो, आपने ऑयल फ्री जो मॉइस्चराइजर है वो यूज़ करना है। मेडिकेटेड बहुत सारे ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। ऑयल फ्री आपने मेडिकल स्टोर वाले को कहना है कि ऑयल फ्री आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए, वो आप लगाएं, लेकिन कभी भी हार्श क्लेंजर या फिर एक्सफोलिएटर्स का इस्तेमाल ना करें। आपकी एक्टिव एक्नी पे कोई फेशियल ना करवाएं, क्योंकि जितने भी सैलून्स के ये फेशियल्स होते हैं जो दावे करते हैं कि ये एक्नी वाले हैं, वो सारे आपकी एक्नी को ट्रिगर ही करेंगे, कोई भी उसे एक्नी को ख़त्म नहीं करता। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अपने फेस पर ना लगाएं जो ओवरनाइट के लिए आपको कोई क्रीम दी जा रही है सैलून से, या किसी ने मशवरा दे दिया कि आप पूरी रात अपने फेस पर लगाएं, आपकी एक्नी चली जाएगी, बिकॉज वो आपके पोर्स को मजीद ब्लॉक कर देगा। एक तो सीबम ने ब्लॉक किया हुआ है जिसकी वजह से एक्नी ट्रिगर हो रही है, सेकंड आप उसको वो क्रीम्स लगा लगा के आप मजीद अपने पोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसकी तो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब बंद कर दिया। डॉक्टर कंवल, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि सैलून जाने से तो मुझे लगता है हर किसी का एक मशगला बन गया, उसने जाना ही जाना है सैलून। उसको आजकल जो यूथ है हमारी यहाँ, यंग जनरेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि स्किन का कोई मसला है, बालों का कोई मसला है, तो वो सैलून जाके ही हल हो सकता है। वो अपने डाइट पे फोकस नहीं करते, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करते। तो कौन सी चीजें हैं जो ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, अगर आपको एक्नी निकल आई है, फॉर सपोज आपको एक्नी थोड़ी भी निकली है ना, तो आप अगर सैलून्स में जाएंगे, आप इस तरह के कोई भी ट्रीटमेंट्स करवाएंगे, डेफिनेटली वो ट्रिगर हो जाएगी। आपने घर में रह के सॉफ्टली किसी नाइस से क्लेंजर से सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें करनी है। आपने क्लेंजर इस्तेमाल करना है कौन सा, जिसमें सेरामाइड हो, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, मॉइस्चराइजर शामिल हो। आपने जेंटली क्लेंस करना है अपने फेस को। क्लेंस करने के बाद आपने अपने स्किन पर जो भी मॉइस्चराइज़र आप लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ना सूट करे, मतलब अगर आपको एक्नी की कंडीशन में भी वो सूट कर रहा है, 1-2 दफ़ा से अंदाज़ा हो जाता है और आपकी एक्नी ट्रिगर नहीं कर रही है, तो अपनी स्किन को सुपर मॉइस्चराइज करें। टोनिंग बहुत ज़रूरी होती है, टोनिंग आप कर सकते हैं, लाइक आपने एक्सफोलिएट नहीं करना, आप क्लेंस करने के बाद कोई भी अच्छा सा टोनर लें, क्योंकि टोनर क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी स्किन का जो डस्ट है, डर्ट है, वो बाहर निकालते हैं। तो गुलाब के अर्क को हम एज अ टोनर बिल्कुल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एप्पल साइडर विनेगर को एज ए टोनर यूज कर सकते हैं। आप गुलाब के अर्क को, रोज वाटर को आप उस स्प्रे बॉटल में डालें, एप्पल साइडर विनेगर को डालें, आप उसको रोज वाटर को उसमें डाल के फ्रिज में रखें, ठंडा करके रखें। आप क्यूकम्बर लें, घर में खीरा, लाइक अब गर्मियाँ आ गई हैं, अवेलेबल होता है, उसको आप मलमल के कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लें और उसकी या तो क्यूब्स बना लें। मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि क्यूब्स बना के आप उसे अपने फेस पर लगा सकते हैं। एक्नी में, आपके मेलाज्मा में, पिगमेंटेशन में, अनइवन स्किन टोन में, इवन सनबर्न में भी बहुत अच्छा हेल्प करती है। या फिर आप उसे स्प्रे बॉटल में डाल लें, ये तीनों बहुत अच्छा टोनर। और इवन अगर आप टमाटो का वो जूस भी निकाल लेते हैं, रस निकाल लेते हैं और उसे स्प्रे बॉटल में डाल के लगाते हैं, तो ये सब बहुत अच्छे होममेड टोनर। अच्छा हकीम साहब, क्विकली हमें एक नुस्खा बता दें, कोई ड्रिंक बता दें वजन कम करने के लिए। जी, वज़न कम करने के लिए एक सफ़ूफ़ है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। एक तो घरों के अंदर किचन रेसिपी में आप देसी अजवाइन ले लें, 1 शटांग, और इसमें आप ज़ीरा सफ़ेद ले लें 1 शटांग, और लाख दाना एक हमारी हर्ब है, ये 1 शटांग ले लें, और पुदीना के जो पत्ते हैं, बरगे पुदीना, वो भी 1 शटांग ले लें। ये 4 चीज़ें, इन चारों चीज़ों को पाउडर करके आप सुबह शाम बिफोर मील ½ टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून तक लें, तो जो एक्सेस फैट्स है आपकी एब्डोमेन की, या जो है पूरी बॉडी में आपके अंदर मोटापा आ रहा है किसी भी वजह, देखिए 14 रीज़न है मोटापे की, लेकिन बेहैसियत मजमूई आपका अगर लीवर फैटी है या आपके अंदर ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये चारों चीज़ें उसको एड्रेस करती हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये लेंगे तो 1-1.5 माह के अंदर आप अपनी डाइट का परहेज, वॉक करें तो, और साथ ये सफ़ूफ लें, तो
तो इंशाल्लाह ओबेसिटी में आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, गुलाम सरवर साहब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, हकीम साहब से बात करनी है। जी जी कीजिए। मेरी रीढ़ की हड्डी में खदूद बन गया है, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, हस्बैंड को इलाज बुला रहे। ठीक है, एरी की रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की हड्डी का अगर आप हमें सुन सकते हैं तो दोबारा सवाल ज़रा। कीजिए। दर्द बहुत शदीद हो रही है, ना उठ सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ मैं। ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है, पानी भर गया है, खदूद हो गया, खदूद बन गया। दूध बन गए। वदूद अच्छा, हो गया। ये देखें टेक्निकल चीज़ है, हर चीज़ का इलाज हम टेलीविज़न पे नहीं शो कर सकते। देखें इसकी पूरी एक बायोप्सी होगी, वो दूध जो है खुदा ना खास्ता वो कोई कार्सिनोमा की तरफ ना इंडिकेट कर रहा हो। ये बेहतर ये है कि आप इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएं या हमारा मुतलका नंबर लेके आप हमसे रब्ता करें। जब तक हम आपकी पूरी डायग्नोज नहीं करेंगे तो इसमें कोई नुस्खा हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो एक्ने के हवाले से हम बात कर रहे थे और हमने ये भी जवाब लिए हैं कि हिकमत में इसका क्या इलाज है और वजूहात क्या है, और साथ साथ जो इसके जदीद मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं हमने इस पर भी बात की है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर कंवल जवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और साथ साथ हकीम अताउर रहमान सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारे जो हेयर स्टाइल्स हैं, हेयर ट्रेंड्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के ब्यूटी ट्रेंड्स में जो हेयर कलर्स हैं उन्होंने एक नई दुनिया खोल दी है। ख़ास तौर पर फंकी, मेटेलिक और बोल्ड शेड्स जो हर उम्र के लोगों में तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। और जो हमारे ट्रेडिशनल ब्राउन और ब्लैक है, इससे हटकर अब लोग नियॉन टोन्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इन ट्रेंड्स के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे डब्बे वाले कलर्स और मेटेलिक या ब्लैक कलर्स। और हम चाहते हैं कि बस हम एक दफ़ा कलर लगाएं, एक दफ़ा शैम्पू करें और फ़ौरन जो हमारे बालों का कलर है ना वो चेंज हो जाए। हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारी स्किन टोन पे कौन सा कलर सूट कर रहा है। हम लेके जाते हैं घर से चैट जीपीटी से पूछ के कि हमारे ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, फिर सैलून जाके सैलून वाली हमें बताती रहती है कि नहीं, आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये शेड नहीं है, लेकिन हम जिद करते हैं हमें वही चाहिए। और फिर जब वो होता है हम परेशान हो जाते हैं, घर आके रोते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। एक तो ये कि जो हमारा 2026 है, इसमें हेयर स्टाइल्स कौन से चल रहे हैं और कौन से इवेंट्स पे हम कैरी कर सकते हैं, और साथ साथ जो कलर्स हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी स्किन टोन पे कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आयशा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप लोग सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, सबसे पहले तो बताएं कि आजकल कौन से जो हेयर कलर्स हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे हैं? यार आजकल बहुत सारे कलर्स ट्रेंड पे चल रहे हैं, जैसे स्मोकी कलर्स जो है, सिल्वरिश ऐश कलर बहुत ज़्यादा इन पे है। फिर इसी तरह जो है ऑलिव ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा इन है। इसके अलावा फंकी कलर्स में बच्चियां बहुत करवा रही हैं, ब्लू, बरगंडी और दोबारा रिवाइव हुआ है ना ये 2016 to 18 एक ट्रेंड था, लेकिन बाद में वन टोन आ गया था, सिंगल टोन या स्ट्रीक्स, और अब दोबारा रिवाइव हो रहे हैं ये कलर्स। बिल्कुल, अब तो बल्कि वन टोन में भी चॉकलेट कलर्स बहुत ज़्यादा इन हुआ है, चॉकलेट ब्राउन कलर बहुत है, बरगंडी बहुत ज़्यादा इन हुआ है। कुछ बच्चियां जो हैं वो पर्पलिश का वो बैंगन वाला कलर होता है वो लेके आ जाती हैं, सेम कलर चाहिए बालों में। तो ये आप कैसे उनको गाइड करती है, क्योंकि अक्सर कलर्स होते हैं कि हमारी स्किन टोन पे सूट नहीं करते। जैसे कुछ जो लोग बहुत ज़्यादा फेयर है उनके लिए एक अलग कलर पैलेट है, जो हमारे हेयर कलर पैलेट है। जिन लोगों का थोड़ा मीडियम शेड है उनके लिए अलग है, जिन लोगों का डार्क है उनके लिए अलग। तो आप कैसे उनको समझाते हैं, क्योंकि लोग तो नहीं समझते? बिल्कुल, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। इसके अलावा उन लोगों ने इतना मेटालिक डाई यूज़ किया होता है, मेहंदी लगाई हुई होती है, और वो एक हमारे पास जो है लेके आ जाते हैं कलर, और सोच के कि बस ये बालों में एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको गाइड करते हुए कि देखो मेटालिक डाई वन गो में नहीं आ सकता, आप आहिस्ता आहिस्ता हम उसको लिफ्टिंग पे लेके जाएंगे, फिर आपके वो डाइज आएंगे तो आप एग्जैक्ट कलर पे जा सकते हो। कुछ कलर टोन्स ऐसे होते हैं जब आपका थोड़ा सा डार्क या व्हिटिश कॉम्प्लेक्शन होते हैं तो उसके ऊपर बहुत लाइट कलर सूट नहीं कर रहे होते हैं, कुछ एजिंग की लुक्स दे रहे होते हैं। बहरहाल गाइड तो करना पड़ता है, लेकिन बज़ाहिर आजकल ये जो है ना जेंजीज, ये तो बिल्कुल नहीं सुन रही होती। अच्छा, सिर्फ जेंजी नहीं सुन रहे या दूसरे भी नहीं
सुनते? नहीं नहीं, हमारी वाली एज वाली बच्चियां भी कुछ जो समझ लो। ओके, बच्चियां, आपकी एज की बच्चियां, और हम लड़कियां नहीं सुन रहे होते। हाँ, आप लोग जेनजीज में आ जाते हो। अच्छा, हम नहीं सुनते मतलब? नहीं, गाइड करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा उनको करके, फिर उनको लेके आते हैं, कन्विंस्ड करते हैं, फिर दिखाते हैं, तो फिर उनको बता रहे होते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं, काफ़ी हद तक लोगों को नॉलेज आना शुरू हो गई है मीडिया से, अदरवाइज पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा आयशा, एक चीज़ बड़ी कॉमन है आजकल, जेमिनाई पे, चैट जीपीटी पे लोग अपनी शक्ल डालते हैं और कहते हैं कि भाई हेयर स्टाइल कर दो इस पे, और जो कलर्स है वो हमें बता दो, और अक्सर चीज़ें सूट नहीं कर रही होती ना उनको, और फिर वो आके जिद करते हैं हमें वही चाहिए, फिर घर आके रोते हैं। तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल अपने इर्द गिर्द देखी थी, तो इसीलिए मैंने इंट्रो में भी बात की और अभी भी बात करी हूँ। फिर ऐसे कस्टमर्स को आप डील कैसे करते हो, और आप कैसे आसान अल्फाज में लोगों को समझाएंगे? पता क्या होता है, जब हमारे पास आते हैं ना, तो हम उनको पहले ना उसकी बालों का लेके टेक्सचर को उसको चेक करके बताते हैं। ये देखें, ये बालों का आपका टेक्सचर है, इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, या इतना बाल जो आपका हेयर थिक और डार्क है, इसके ऊपर पिगमेंट लाना फिर उसमें रिस्क हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि आप वन गो में इतनी लिफ्टिंग करके वो कलर पे नहीं लेके जा सकते हो। अब कुछ बच्चियाँ अंडरस्टैंड कर चुकी हुई हैं इन चीज़ों को, कि बाल डैमेज हो रहे हैं या हेयर फॉल ज़्यादा हो जाएगा, या उसका फिर हम समटाइम्स उनको ये भी कह रहे होते हैं कि हम कर देंगे, रिस्क आपके ऊपर है, लेकिन हम काम जो है सेफ साइड पे रख के करना होता है बालों का, क्योंकि उसमें डैमेजेस होते हैं, तो लोग अंडरस्टैंड करना शुरू होते हैं। अच्छा आयशा, हम लोग अक्सर ना घर में खुद ही डाई कर लेते हैं, बाल कलर लगा लेते हैं, तो उसके बाद हमारे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा है जो लोग प्रॉपर अच्छे सैलून से जाकर हेयर डाई कराते हैं उनके बाल ग्रे नहीं होते, लेकिन जो खुद घर में करते हैं ना सस्ते हेयर डाई लेके, उनके बाल जल्दी ग्रे होने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ये जो मेटालिक डाइस डब्बे वाले और भी बहुत मल्टीपल, अब तो बल्कि मैं देख के हैरान रह गई हूँ, इतने इतने साशेस भी आए हुए हैं जो डाइस वाले हैं शैम्पूस में, और बहुत सस्ते हैं, और हर कोई जो है उसको अप्लाई कर रहा होता है। जब वो अप्लाई करते हो तो आप देखो कि जो 10-20 रुपए का साशे आ रहा है, मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी ब्रांड का नाम लूँ, लेकिन उसमें क्या होगा जो आपके बालों को सेफ साइड पे लेके चलेगा। अमोनिया बहुत ज्यादा होता है, और अमोनिया आपके स्कैल्प के लिए भी बहुत डेंजरस है, और आपकी वैसे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत डेंजरस। ठीक है आयशा, अब मैं चाहूंगी कि आप हमें हेयर स्टाइल करके भी दिखाएं और साथ साथ एक्सप्लेन भी करें। बिल्कुल ठीक। और इनका आप क्या आज करेंगी हेयर स्टाइल? इनका हम अभी जो है, ये नीचे आए हुए एक्सटेंशन, ये जो है इनका हम सबसे पहले तो कर्ल करेंगे, और उसको कलर के साथ फिर उसके बाद जो है इसके फ्रंट के ऊपर हम देना शुरू करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम ये भी आज बात करेंगे कि आजकल कौन से हेयर स्टाइल्स हैं वो ट्रेंड पे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस गोइंग लोग भी हमें देख रहे होते हैं, हमें बच्चियां भी देख रही हैं जो कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो सबके लिए आज हम देखेंगे कोई एक हेयर स्टाइल जिसको हम चेंज करते रहें बार बार, और हम एक ही तरह के बाल ना बार बार बना लें, और कलर्स स्पेशली, क्योंकि एक ज़माने में 2016 to 18 बड़ा एक ट्रेंड चला था नियॉन शेड्स का, लोग बहुत ज़्यादा लो लाइट्स करवाते थे डिफरेंट कलर्स में, और साथ साथ रेड करवाते थे बहुत ज़्यादा, येलो करवाते थे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, ब्लू बहुत ज़्यादा कराते थे। और अब मैं देख रही हूँ दोबारा से वही पुराने ट्रेंड्स रिवाइव हो रहे हैं। कुछ साल ब्रेक लगे, लेकिन अब वो पर्पल शेड है वो बहुत ज़्यादा इन है, लोग रेड बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, और साथ साथ ब्लू का एक बड़ा प्यारा सा शेड है वो करा रहे हैं, और एक और शेड जो कि अगर कभी मैंने करवाया तो मैं वही कराऊंगी, ग्रे का बहुत प्यारा सा टोन है, जो कि मुझे नहीं लगता हर कोई कैरी कर सकता है, और ये भी डिपेंड करता है आप कहाँ से करा रहे हैं। वो भी शेड जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, और आजकल हम देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। और उसके अलावा अक्सर हम देखते हैं कि घर में हम खुद से, जैसे कि अभी भी मैंने बात की है कि डाइज वगैरह या कलर्स वगैरह मंगवा लेते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको बिल्कुल अवॉइड करें। और इस हवाले से हमने बात की भी है और आगे भी बात करते हैं, और अब आयशा से ये भी पूछते हैं कि इंस्टेंट कोई हेयर स्टाइल हमें बताएं कि अगर हम कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, हमारे पास सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो हम क्विक कौन सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं? आयशा बताएं सबसे क्विक कौन सा हेयर स्टाइल हो सकता है? ब्रेड बनाओ यहाँ से। जी मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। यहाँ पे ये सबसे पहले हम इसके बालों में यहाँ पे देखें ये ट्विस्ट करने लगे हैं, हल्का सा फ़ौरन इस तरह करके आपने पार्टीशन कर लिए और फोरहेड के साथ, और ये देखें अब ये हल्का हल्का सा, जैसे यहाँ से हमने 2 स्ट्रिप्स ली हैं और इसको हम फ्रंट पे लाके साथ करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और साथ साथ उसको ट्विस्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये देखें
ये बड़ा इजी है, हम खुद खड़े होकर शीशे के सामने जल्दी जल्दी ये कर भी खुद आप सकते लोग हैं। कर सकते हो। 2 स्ट्रिप्स ली, उनको पकड़ा, उसके अंदर ऐसे ऐसे करके साथ ऐड इन करते गए हो, साथ उसको करते गए हो, रोल करते गए हो, तो उससे बहुत अच्छा हेयर स्टाइल आपका बनना शुरू हो जाता है। ब्रेड्स भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे ब्रेड कर सकते हैं। अब मैंने एक साइड पे ट्विस्ट किया है, दूसरी साइड के ऊपर आपको ब्रेड का बताते हैं। यहाँ पे आप ब्रेड ठीक है, इजीली ये कोई भी कर सकता है, ये चाहे कोई कोई भी लड़की कर हो सकता है। जो यूनिवर्सिटी जाती है, कॉलेज जाती है, या फिर कोई ऑफिस जाता है, वो भी कर सकता है। और ब्रेड्स भी हम ट्राई कर सकते हैं। और छोटे छोटे क्लिप्स भी बड़े प्यारे से मिलते हैं, पोनी स्टाइल ना, वो पता नहीं उनको क्या कहते हैं, कोरियन क्लिप्स कहते हैं कि जापानीज क्लिप्स कहते हैं। बच्चों उनको के भी आजकल हाँ, बहुत ज्यादा right। पता होता है, वो आते हुए अपने लेके भी आ रही होती हैं मैचिंग बिल्कुल। करके कि आप उसको करके दें और ऐसे करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आयशा, बीड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं बालों में ना, एक वो स्ट्रैंड लेते हैं और उस पे वो ऐसे चुटिया बना के तो वहाँ पर बीड्स करवा लेते हैं, और वो आई गेस हफ्ते के लिए रहती है या 10-15 दिन के लिए रहती है। तो उसका बताएं कि वो सिर्फ सैलून में ही कर सकते हैं हम? नहीं नहीं, आप लोग घर में भी लगा सकते हो। आजकल कोई स्टिकी वाली भी आई हुई है, उसके स्ट्रिप से वो टेप टाइप होते हैं, उसके पीछे से वो उतारो और अपने बालों में जैसे यहाँ पे आप लगा लो, एक यहाँ पे थोड़ा सा लगा लो। इसी तरह जो आपका जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हो, एक साइड से स्लीक लुक करके उसके ऊपर लगा लो। वो जितनी आपको लेंथ चाहिए होती है आप उसको कट करो और उसको वो एज अ स्टिकर की तरह आप उसको स्टिक करते चले जाओ। ठीक है। और ब्रेड्स के भी डिफरेंट स्टाइल होते हैं ना, आउटवर्ड भी होती है और फिर इनवर्ड भी है, और हम इसको थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं। जी अगर ये थोड़ी देखें, सी हमें- अभी ये ऊपर हाँ, वाली आउटवर्ड right। वाली करके दी हुई है, इस साइड पे हमने ट्विस्ट करके दिया हुआ है ताकि आपको 2 मुख्तलिफ शेड्स नजर आ जाएं। ठीक हो गया। अभी हम इसको यहाँ पे करके मैं आपको हल्की सी बैक कॉम्ब करके भी बताती हूँ कैसे जी जी होगा। बताएं। अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है बैक कॉमिंग, तो इसका कोई इजी तरीका है जिससे हमारा जो स्कैल्प है वो दर्द ना करे? क्योंकि बहुत जंगलियों की तरह भी लोग बैक कॉमिंग नहीं करते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल जो बच्चियाँ हैं वो खुद ही कर लेती हैं इसको। ये मैं तो अभी हम आपको इसको- दिखाती हूँ। इसका सिर्फ ये पीछे से थोड़ा सा लेके जब आपको चाहिए होती है, तो वॉल्यूम के लिए करेंगे ना हम? ये हल्का सा वॉल्यूम देने के लिए, क्योंकि देखो जब हमने आगे से वो कर दिया तो ये अच्छा, बारी बारी हमने पार्टीशन करके फिर करना है। कुछ लोग सिर्फ एक साथ पकड़ते हैं पूरे बाल और उनको करते हैं, और बड़े आराम से कर रही है ये। जी बिल्कुल। और ये खोलना भी आसान हो जाता है जब आप इसको खोलते हो। बस आप इसको कर्ल भी कर सकते हो, आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हो। पीछे से आप इसी के साथ ही ब्रेड बना के Right। इसकी एक हाफ ब्रेड भी बना के इसको एक साइड पे भी लेके आ सकते हो। ब्रेड करके दिखाया हमें इस पे, जी क्योंकि अक्सर ब्रेड्स होती हैं खजूरी चुटिया और भी फ्रेंच नहीं नहीं, भी। आजकल बहुत अच्छी आउटवर्ड टाइप की ब्रेड्स चल रही हैं। अच्छा, उनका बहुत अच्छा वो आ रहा है और बड़ा ट्रेंड पे चल रही हैं वो। ठीक तो है। उसमें मैं आपको करके दिखाती हूँ ऊपर से। ठीक है, आपने हमें तरीका भी बताना है ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी घर में इजीली यहाँ कर से लेकर सके। के यहाँ से उठाएं। जी बिल्कुल। ये देखें जैसे चुटिया बनाते हैं, इसके हमने वो 3 स्ट्रिप्स ली हैं, उसके साथ जो है एक साइड से फिर ऐड करते जाओगे, फिर दूसरी साइड से ऐड करते जाओगे। ये देखें। ठीक है, बस ठीक है, वो हम अपनी लाइक्स के अकॉर्डिंग तो वो जो मर्जी कर सकते हैं। हेयर स्टाइल्स पे भी बात किया, साथ हमने जो हेयर उस पे भी कलर कर ट्रेंड्स हैं आजकल उस पर भी बात किया कि 2026 में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे है। हमारे साथ मौजूद थी आयशा आसिफ। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके बुलाने का भी। और ये स्टाइल हमारा ये देखें, ये भी तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और आज के डिजिटल दौर में बच्चों की नशोनुमा पर स्क्रीन के बढ़ते हुए इस्तेमाल के असरात एक अहम टॉपिक बन चुका है। हालिया बरसों में वर्चुअल ऑटिज्म की इस्तिलाह सामने आई है, जिससे मुराद ऐसे बच्चों में ऑटिज्म जैसी अलामात का जाहिर होना है जो ज़्यादा वक्त मोबाइल, टैबलेट या टीवी स्क्रीन के सामने गुजारते हैं और हकीकी दुनिया और सोशल इंटरेक्शन से दूर रहते हैं। इवन दो ये कोई बाज़ाब्ता तिब्बी तशख़ीस नहीं है, लेकिन कई माहिरीन के मुताबिक स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की ज़ुबान, तवज्जो और सोशल स्किल्स को मुतासिर कर सकता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इमरान जमील। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Wallaam, I'm good. How are you? आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि वर्चुअल ऑटिज्म होता क्या है?
अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है और ये एक इनफॉर्मल मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है। और सबसे पहले एक रोमेनियन साइकोलॉजिस्ट से डॉक्टर मारियस जामफिर ने यूज़ की थी। बेसिकली वर्चुअल ऑटिज़म एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें ज़्यादा स्क्रीन के यूज़ की वजह से, जिसमें टीवी है, टैबलेट है, सेल फ़ोन है, कंप्यूटर है, इसके इस्तेमाल की वजह से बच्चों में ऑटिस्टिक लाइक सिम्टम पैदा हो जाएं। अच्छा, अब ये समझना ज़रूरी है कि ऑटिस्टिक लाइक सिम्टम्स क्या हैं। तो ऑटिज़म डिसऑर्डर बच्चों का एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि 3 साल के अंदर अंदर बच्चों में होता है, जिसमें बच्चे बातचीत नहीं करते, कम कर देते हैं, उनकी स्पीच इफ़ेक्ट होती है, सोशल स्किल्स इफ़ेक्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है नींद इफ़ेक्ट होती है, वो चिड़चिड़े होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जब वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। तो ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें देखा गया है कि अगर से 3 साल के अंदर अंदर बच्चों को अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाए, जिसमें वो 4 से 5 घंटे टेलीफोन यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, उनके अंदर ये सिम्टम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसको वर्चुअल ऑटिज़म कहा जाता है। ठीक है, तो ये बताएं कि ये सिम्टम्स डेंजरस भी हो सकते हैं? डेफिनेटली काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि चूंकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सेल फ़ोन यूज़ करता है, टैबलेट यूज़ करता है, वो अपनी दुनिया में मगन रहना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कहता है कम्युनिकेशन नहीं होती, फिर क्या होता है वोकैबुलरी इफेक्ट होनी शुरू होती है, स्पीच इफेक्ट होनी शुरू होती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से काफ़ी देखा गया है कि बच्चे खाते वक्त भी यूज़ कर रहे हैं, खाना खाते हुए, सोते हुए यूज़ कर रहे हैं, स्लीप टाइम इफेक्ट होता है। वो खाना ही नहीं खाते, वो जिद करते हैं कि मोबाइल होगा तो वो खाना खाएंगे। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता स्लीप इफेक्ट होती है। जब स्लीप इफेक्ट होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, लर्निंग इफेक्ट होनी शुरू होती है, अटेंशन स्पैन कम होनी शुरू होती है, फिर स्कूल के ग्रेड इफेक्ट होने शुरू होते हैं। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि शुरू तो सेलफोन की या टैबलेट की वजह से होता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते पूरी 24 आवर लाइफ में इफेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इससे कैसे डिफरेंट है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, वर्चुअल ऑटिज़म बेसिकली ये ऐसी चीज़ है जो कि इस्तेमाल तो ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से यूज़ हुई। अब क्या हुआ कि आपने उसके इस्तेमाल को कम करना है ड्रास्टिकली। अच्छा, इसमें अब देखा जाना चाहिए कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन या अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की क्या राय है। वो ये कहते हैं कि 2 साल तक के बच्चों को आप बिल्कुल सेल फ़ोन ना दें, कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चों को 1 घंटा अलाउ है और 5 से 6 साल के बच्चों को 2 घंटे तक। अच्छा, अब ये है कि ऐसे बच्चे जो कि 5 साल तक के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनको फौरी तौर पे कट डाउन कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए स्क्रीन। अब उसके लिए ड्रास्टिक मेजर्स हैं और स्टेप बाय स्टेप मेजर्स हैं। उसमें यह है कि बच्चों को एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल बनाया जाए, पढ़ाई का टाइम, फिर खाने का टाइम, और फिर सेल फ़ोन का टाइम या टैबलेट का टाइम, और फिर सोने का टाइम। इसके साथ साथ ये है कि वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। वालिदैन जो है वो ज़्यादा से बच्चों से टाइम स्पेंड करें, रीडिंग करें, राइटिंग करें, बच्चों को लिखने की चीज़ें दें, ड्राइंग के लिए उनको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ क्या है, बच्चों को बाहर लेके जाएँ, पार्क्स में लेके जाएँ, उनके साथ प्ले करें, इंटरेक्टिव प्ले करें बच्चों के साथ। फिर उनके साथ क्या है कि उनमें योगा है, डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, डांस, म्यूज़िक, मगर मेन चीज़ है कि अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखना है अपनी 24 आवर लाइफ के अंदर। ये एक ऐसा सिलसिला है, जैसे आप इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता टेलीफोन से या टैबलेट से दूर होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद गेम्स हैं, काफ़ी वालिदैन जो बच्चों से फुटबॉल खेलें, उनसे बास्केटबॉल खेलें। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो हार्वर्ड की रिसर्च ने कहा कि बच्चों को घर के काम सिखाएं। गार्डनिंग हो गई, कुकिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, कपड़े ऑर्गेनाइज करें, अपना बेड ऑर्गेनाइज करें। हम एक सेगमेंट में इस बारे में बात भी कर रहे थे कि चाइना में 4 के 5 साल तक जब बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे तो प्रॉपर टेस्ट होते हैं ना, प्ले ग्रुप के बच्चों का भी टेस्ट होता है, पता नहीं कि क्या उन पे बेचारों पे बर्डनाइज किया हुआ है। वहाँ पे उनको खाना बनाना सिखाते हैं, कुकिंग सिखाते हैं, सोशल स्किल्स सिखाते हैं, चीज़ों को अरेंज करना, सफाई करना, ये चीज़ें सिखाते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप देखें उसके अंदर बच्चों को निटिंग भी सिखाते हैं, बच्चों को सिलाई कढ़ाई भी सिखाते हैं, और चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को इक्वली चीज़ें सिखाते हैं। एग्जैक्टली। अब ये साइंस यही कह रही है कि ये बच्चों को सिखाएं, उन बच्चों को जो कि वर्चुअल ऑटिज्म शिकार हो गए, उनको आप इस तरफ लेके आएँ, घर के काम सिखाएं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनका दिमाग एक्सप्लोर हो। अब होता ये है कि ज़्यादा स्क्रीन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो वो ब्रेन के केमिकल इफेक्ट होते हैं। तो ये रिसर्च में साबित हुआ है कि डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ये ऐसे न्यूरो केमिकल जो इफेक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू होती हैं। वाइट मैटर कम होना शुरू होता है, जिससे लैंग्वेज डिलेज आते हैं। ग्रे मैटर कम होना शुरू होता है, जो कि शुरू तो स्क्रीन से हुआ, आहिस्ता 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 अगर तो आप बच्चों को देते गए तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सोच, जब बड़ा होगा तो बिल्कुल सोशली विड्रॉल हो जाएगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, अपने कमरे बंद होगा। तो मगर ये अच्छी चीज़ ये है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से बरक्स ये रिवर्सिबल है, मगर इसके लिए बड़े आपको ड्रास्टिक स्टेप लेने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की है कि 2 साल तक बच्चे को बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन ना दें और उसके बाद
1 घंटे के लिए हम दे सकते हैं 2 से 5 साल के बच्चे को। एग्जैक्टली और उसके बाद 2 आवर्स इसको कर दे। लेकिन आपको नहीं लगता ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस 1 घंटे में आप उनको दे रहे हैं वो देख क्या रहे, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है जो कि लोगों को नहीं समझ आता। एंड आई होप कि इस शो में जो हमें देख रहा है ये शो, वो इस चीज़ को समझे कि पूरा दिन माएँ अगर किचन में काम कर रही है वो बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे के चली जाती हैं और Exactly. वो YouTube किड्स नहीं, दूसरी आम YouTube या TikTok खुद ही खोलते हैं और वो देखने लग जाते हैं और कुछ भी आ रहा होता है उस पर, कुछ Exactly. भी। Exactly. तो डोंट यू थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि वो क्या कंटेंट कंज्यूम करें उस 1 आवर में भी? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये रिसर्च स्टडी हार्वर्ड की, उन्होंने ये कहा कि आप जो बच्चों को 1 घंटा भी जो फ़ोन देंगे उसमें आपने पहली बात ये कंटेंट वॉच करना है, ठीक है, वायलेंट ना हो, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स ना हो, बहुत ज़्यादा कलरफुल ना हो, क्योंकि ज़्यादा कलरफुल होगा, ज़्यादा वायलेंट होगा तो ज़्यादा ब्रेन के एरिया इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। दूसरी बात है वो एजुकेशनल हो, बच्चों को एजुकेशन दे रहा हो, तो इसका मतलब है कि बच्चों की जो राइम्स हैं, नर्सरी राइम्स हैं या एजुकेशन चीज़ें वो बच्चों के लिए इफेक्टिव हैं बजाय इसके कि टिकटॉक और दूसरी जो ऐप्स हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि बच्चों को अक्सर देखा गया है बच्चे गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। अगर गेम्स हैं वो भी बच्चों की एजुकेशनल गेम्स हो, ये ना हो कि कोई गन एक्शन हो, इस तरह की वायलेंट गेम्स हो। अच्छा, फिर उसके अलावा ये है कि जो 1 आवर के अंदर आपने ये भी देखना है कि बच्चा कुछ सीख रहा है, ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रहा, ज़्यादा जो है उसमें स्क्रीन में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा। अक्सर बच्चे जो है स्क्रीन बिल्कुल सामने रख के वो यूज़ कर रहे होते हैं, वालिदैन देखते भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जाते जाते हमें क्विक और इजी टिप्स दे जाएं कि हम ऐसे बच्चों को कैसे डील कर सकते हैं और कितना उनके लिए ज़रूरी है कि हम उनको अटेंशन दें, केयर दें। देखें, बच्चे जो हैं वो हम बहुत सेंसिटिव होते हैं और बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं बातें, तो इसलिए हम उनको कहते हैं बच्चे किड्स आर लाइक स्पंज, के वो स्पंज इतना चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उनके साथ आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे, उनको उनका नाम से लेके बुलाएंगे, उनके साथ प्ले करेंगे, बच्चा वैसे वैसे आपसे प्ले करना शुरू कर देगा। अच्छा, बच्चे को सिर्फ अटेंशन चाहिए, वो जब बच्चा आप अटेंशन नहीं करेंगे तो टेलीफोन उनको अटेंशन दे रहा है, तो बच्चे टेलीफोन तक खींचे चले जाते हैं। उनको हटा के आप उनके साथ रीडिंग करें, बुक्स दें और साथ उनको बाहर ले जाएँ, कोई खाने पीने की चीज़ दें, थोड़ा सा लालच दें कि मैं आपको ये कैंडी ले लेता हूँ, बिस्किट ले लेता हूँ, तो बच्चे आपके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ आप बच्चों को ठीक है आप मेरे साथ फुटबॉल खेलें, मैं आपको ये दूंगा, आप मेरे साथ ये करें, मैं आपको चॉकलेट दूंगा। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चा जो है ना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी लोगों की ऑब्जर्वेशन है, जब मेरे पास भी पेशेंट आते हैं तो उनको मैं गाइड करता हूँ, तो सब लोग यही कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चा जो है ना 4 से 5 घंटे जो है ना गेम्स के अंदर, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर स्पेंड करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये बताएं कि अगर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी को ये सिम्टम्स हों बहुत ज़्यादा, एक तो बताएं कि वर्चुअल ऑटिज़म के सिम्टम्स वक्त के साथ ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, और ऐसे बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में डाल सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, ये सारा इसके अंदर सब जो की प्ले जो कर रहा है बंदा वो है पेरेंट्स। पेरेंट्स इनके अंदर की प्लेयर हैं। पेरेंट्स ने ऑब्जर्व करना है कि बच्चा कैसा जा रहा है। अगर तो पेरेंट्स ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो बच्चा निगलेक्ट हो जाएगा। बच्चा निगलेक्ट हो गया, वो आहिस्ता सा विड्रॉ हो गया, वो फ़ोन पे बैठा रहेगा, कमरे में चला गया, कमरे में टैबलेट यूज़ करता था, आपको नहीं पता वो कितनी देर यूज़ कर रहा है, आपको नहीं पता वो कितनी देर क्या है कॉन्टेंट वॉच कर रहा है, वो आहिस्ता से विड्रॉ हो गया। अब यही बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो स्कूल में भी वो आइसोलेट रहेगा, विड्रॉ रहेगा, स्कूल में तंग होगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्से में आएगा, स्कूल ही नहीं जाएगा। तो काफ़ी ऐसा देखा है कि अगर ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, और फिर आजकल के वालिदैन ये कहते हैं कि जी बच्चा हमारा बीमार हो गया, वो स्कूल नहीं जा रहा, खांसी आ गई, वो बच्चा स्कूल आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल जाना भी छोड़ देगा। तो आपने नोट करना है कि आपका बच्चा इसका क्या कर रहा है। अगर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसको कम करना शुरू कर दें, और फिर स्कूल टीचर से रब्ता करें, उनसे कहें कि बच्चे को इंटरेक्ट करें। तो अगर तो बच्चे को बिल्कुल छोड़ देंगे, बच्चा स्कूल जाना भी छोड़ देगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता केस वर्स हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है वर्चुअल ऑटिज़म की, ये रिवर्सेबल है। जितनी जल्दी आप उसको पकड़ सकें आप पकड़ सकते हैं, और जितना लेट आप उसको करना चाहें सब कुछ टाइम के साथ वर्स हो जाएंगे इसके सिम्टम्स। एग्जैक्टली। ठीक है, वर्चुअल ऑटिज्म के हवाले से हम बात कर रहे थे कि आज का जो डिजिटल दौर है, जो तेज़ रफ्तार हमारी ज़िंदगी हो गई है, उसमें हम कैसे इस चीज़ से एहतियात कर सकते हैं कि हमारे बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार ना हो। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान जमील। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कि दुनिया भर की तामीराती कंपनियां अब माहौलियात को जहन में रखकर इमारतें तामीर कर रही हैं।
यानी ये माहौल दोस्त इमारतें, तवानाई या कुदरती वसाइल का महदूद इस्तेमाल करके हमारे इन्वायरमेंट से मनफी असरात को ना सिर्फ कम या ख़त्म कर सकती हैं बल्कि बहुत से मामलात में इनका माहौल पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है। इमारतें और घर कुदरती आफात से कैसे महफूज रखे जा सकते हैं, इन्हें एनर्जी सेविंग कैसे बनाया जाए, इस हवाले से आज जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है आर्किटेक्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं ये इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन ये क्या है, ज़रा आसान अल्फाज में हमें एक्सप्लेन करें। देखें जी, जिस तरह पहले हमारा ट्रेडिशनली होता था, हमारे पुराने घरों के, हमारी पुरानी फैमिलीज में होता था कि घरों के सेंटर में सहन होता था और उसमें आप शाम के वक्त थोड़ा पानी कैसे छिड़का करके चारपाई वगैरह रख के बैठते थे, तो वो फ्लोर भी ठंडा होता था और एक वहाँ पे सारा एक ठंडक का माहौल रहता था। हालांकि कितनी एक्सट्रीम क्लाइमेट है गर्मी की। अब आहिस्ता आहिस्ता हम अंदर कमरों में घुस गए हैं और एसी चलाते हैं, तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा। अब उस वक्त ज़माने में ये होता था कि ज़ाहिर है क्योंकि पॉपुलेशन कम थी तो प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा होती थी और दूसरे तरीके थे जिससे कि नेचुरल आपकी हेल्दी नेचुरल लाइफ होती थी। लोग वॉक करते थे, पीपल यूज्ड टू गो ऑन साइकिल्स एंड नो, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है जो मॉडर्निज्म है या मॉडर्न कल्चर है उसने हमें नेचर से दूर किया समहाउ? ऐसे ही, क्योंकि एक तो हम अपनी लाइफ हमने बहुत ओवर बिजी कर ली है। जितनी ज़्यादा हमें कर लिया। हाँ, जितनी ज़्यादा हमें कन्वीनियंस मिलती जाती है, जैसे मोबाइल है, आप साइकिल से गाड़ी आ गई है, फिर भी हमें जल्दी होती है। हमें लगता है यार हम देर से पहुँचेंगे, तो हम ऐसा ऐसा ना अपने जो एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हम थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दें, थोड़ा माहौल को टाइम दें, थोड़ा लोगों को टाइम दें, तो वो आप समझे एनवायरनमेंट जो है ना, इट्स लाइक कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जैसे आप घर में अगर आपके घर में एक साथ आप केज है उसमें आप बर्ड्स रखती हैं तो उधर का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा आज़म साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मुझे लगता है आजकल काफ़ी इसको प्रमोट भी किया जा रहा है, बट द फनी थिंग इज़ आई कैन बी रॉन्ग, दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। हमें कहा जाता है कि प्लास्टिक यूज़ ना करें, बैग्स, पेपर बैग्स यूज़ करें। अच्छी चीज़ है, हमें करने भी चाहिए क्योंकि हर इंसान की एज एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा कंट्रीब्यूट करें हमारी सोसाइटी में। ऐसे ही है। दूसरी जानिब हम देखते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कैंपेन्स कर रहे हैं प्लास्टिक की यूसेज कम करने में, बड़े बड़े नाम जो हमारे कैंपेन्स कर रहे हैं वो प्राइवेट जेट पे सफ़र करते हैं और क्या उससे जो क्लाइमेट है या चीज़ें वो इफेक्ट नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल इफेक्ट होती हैं। बात ये कि जैसे प्लास्टिक जो है ना उसकी रिसाइकलिंग होती है दूसरे मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में। तरक्की पजीर में रिसाइकलिंग नहीं होती। हम पानी पीते हैं, उधर बोतल फेंक दी। आप पार्क्स में जाएं, आपको जगह जगह बोतलें नज़र आएंगी खाली, आपको वो खाली कोक के ग्लास नज़र आएंगे, सब प्लास्टिक। वो सारा इकट्ठा करके कचरा जो है वो कचरेदान में चला जाता है, उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती है। तो बेसिकली जब तक हम प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं करेंगे जगह जगह नज़र आएगा। अब आप रोड पे जाएंगे तो हम सबका फ़र्ज़ है, नो वी थिंक दिस इज़ गवर्नमेंट जॉब, इट्स नॉट गवर्नमेंट जॉब। एवरीवन हैज़ टू बी केयरफुल। आप यकीन करेंगे, एक दफ़ा आप जा रहे होते हैं, मुझे लिटरिंग क्राइम होना चाहिए बिकॉज़ आई पर्सनली हेट इट। ऑफ कोर्स प्रॉपर फाइन होना चाहिए। यस यस। तो मैं एक दफ़ा अमेरिका में जा रहा था, हाईवे पे था, अपने दोस्त के साथ था, तो वो मैं च्युइंगम खा रहा था, तो उसको पता था कि यार ये पाकिस्तान से आया, तो उसने कहा कि यार गाड़ी जा रही है, च्युइंगम ना बाहर फेंक नहीं। मैं कहा अच्छा क्यों? कहते यार $100 का फाइन होगा। ऐसी इमेज बनी हुई है भाई। आप देखें ना, क्यों हम हरकतें भी ऐसी करते हैं। आप देखें आपके आगे गाड़ी जा रही होगी, आप देखेंगे एकदम शीशा खुला है और उसने ग्लास फेंक और अच्छी खासी महंगी और बड़ी गाड़ी से ऐसे मतलब ऐसी गाड़ियों में अच्छी खासी जो महंगी होती है जहाँ लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो परवाह नहीं ना करते क्योंकि लॉ ही नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे भी जब न्यूयॉर्क में रहे, आपको जाहिल लोग भी मिलेंगे पढ़े लिखे, लेकिन कानून इतना सख्त है कि कोई गलत नहीं कर सकता काम। आजकल देख रहे हैं तवानाई बहरान चल रहा है और बिजली भी हमारी बहुत महंगी चल रही है, कम भी है, ऊपर से हमें गैस का भी मसला देखने को आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो बताएं कि इस सारी उसमें इश्यूज़ में हम कैसे कम बजट में घर बना सकते हैं? देखें जी, कम बजट में इस तरह बन सकता है घर के आप हर चीज़ को ना एक बचत के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं। जैसे आजकल लाहौर में, पंजाब में इशू ये आ रहा है कि पानी का वाटर टेबल नीचे जा रहा है। हमें आदत है, हम टूथपेस्ट कर रहे होते हैं तो नल का खुला छोड़ देते हैं हम। हमें आदत है गाड़ियाँ धुलनी है तो पानी छोड़ा हुआ है, गाड़ी चाहे ड्राई कर रहे हों। सो यू नो वी शुड कम टू द वाटर स्टोरेज इज़ द मेन इशू, वी शुड कम टू दैट। हमें ऐसे करने चाहिए कि बस जितना हमें चाहिए पानी उतना यूज़ करना चाहिए हमें। अब आप देखें, ये इसके साथ ही हमारी गैस का मसला है। आप देखेंगे कि अभी जितने आ रहे हैं स्टोव वो 3-3 चूल्हे हैं,
तीनों के तीनों जल रहे हैं, एक भी सिर्फ वो बन रहे हैं खाना। बिल्कुल ठीक है। ऐसे। अब तो वैसे खैर आती नहीं है गैस कि हमने ये- 3 क्या जलाने हैं, एक भी नहीं जलाया हाँ, जा रहा हमारी आजकल मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है ना। देखें, गवर्नमेंट ने हमारे घर तक गैस पहुंचानी है ना, आगे तो हमें अपने मुल्क का ख्याल करना चाहिए, बिल्कुल हमें ऐसे ही है। सबका ख्याल करना चाहिए, लेकिन वो हमने नहीं किया। अब शॉर्टेज है, अब चलो, अब अगर शॉर्टेज है तो भी हम कर सकते हैं, यू नो, वी कैन सेव, वी कैन वर्क लाइक दिस, अपना खाने पीने का शेड्यूल, बल्कि गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती लोड शेडिंग करनी पड़ी है ताकि हम अपने खाने पीने के शेड्यूल सही करें। सुबह के वक्त आप खाना बनाएं, फिर बंद कर दें चूल्हे, वो चूल्हा सारा दिन ही चलता रहता है, इस तरह का सिस्टम हो गया है। वाटर का भी इसी तरह है, जब रेन वाटर होता है तो हम घरों में कोशिश करते हैं कि गार्डन के लिए एक अंडरग्राउंड टैंक बनाएं, रेन वाटर उधर कलेक्ट हो, उसी से फिर हम बजाय फ्रेश पानी जो आ रहा है मेन गवर्नमेंट का सप्लाई से, उसकी बजाय हम उससे मोटर करके उसको रिसाइकिल करें, बारिश का पानी रेन वाटर कलेक्शन करके उसको करें। और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का तो आपको पता है कि भाई आजकल स्मार्ट सिस्टम्स आ गए हैं। इको फ्रेंडली हाउस में ये है कि आप इधर एंटर हों तो लाइट चलेगी, जैसे ही आप निकलेंगे लाइट ऑफ हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अच्छा है, क्योंकि बेवजह लाइट जलते रहना हमारी आदत है। हम इस कमरे से उधर गए तो टीवी भी चल रहा है, लाइटें भी चल रही हैं, पंखा भी चल रहा नहीं है, करते हम। तो चले अब तो स्मार्ट सिस्टम आ गए, जैसे आप इधर से मूव आउट करेंगे सिर्फ एक आध लाइट जली रहेगी, बाकी सब कुछ ऑफ हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप होटल में आपको पता होगा, आप जैसे ही एंटर होते हैं वो की में आप डालते हैं तो सारी Exactly, खुद ही लाइटें on ऑन हो हो जाते जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हैं ही। और निकलते हैं तो इस तरह। तो आई थिंक यू नो वी शुड स्टार्ट फोकसिंग हाउ टू सेव एनर्जी, बिकॉज आवर कंट्री इज पासिंग थ्रू एनर्जी क्राइसिस, और ग्लोबली भी आपको पता है बिकॉज ऑफ दिस करंट वॉर देयर इज ऑयल इशूज, देयर आर एवरीथिंग इज ऑयल बेस्ड। आपकी जो बिजली है वो भी ऑयल बेस्ड है, आपका वो आप सोलर पे शिफ्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, सारा कुछ सोलर पे आए। और इसी तरह बाकी चीज़ें भी जो हैं हर चीज़ ऑयल बेस्ड है। इलेक्ट्रिक कार्स, अभी मैं आ रहा था तो अब गवर्नमेंट ने पब्लिक जो बसेस चलाई हैं वो सब इलेक्ट्रिक हैं। बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रा आपने देखा होगा। हमें भी चाहिए कि हम सेविंग करके, बैंक लीज भी होती है, हम इलेक्ट्रिक कार्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। बिल्कुल ऐसे ही। इलेक्ट्रिक अब तो उनकी प्राइस मोर और लेस सेम हो गई है इलेक्ट्रिक कार्स की। बिल्कुल ऐसी है। इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे और एनर्जी सेविंग प्लान पे भी हमने बात की। मेरे साथ मौजूद है आजम सईद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के जानिब। और पंजाब हुकूमत की काबीना को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर गुज़िश्ता रोज़ एक सर्वे रिपोर्ट भी जारी की गई। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 61% से ज़ायद अफराद ने वज़ीर आला की कारकर्दगी को सराहा, लेकिन ग्राउंड पर आम आदमी की राय ये है कि इनकी मुश्किलात अब भी कम नहीं हुई। महंगाई के मसाइल अपनी जगह हैं। इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट भी बताती है कि अब भी 29% अफराद खते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 4 करोड़ से ज़ायद अफराद सिर्फ पंजाब में हैं जिनकी माहाना आमदन 32,000 से भी कम है। इसके अलावा गवर्नेंस के मसाइल भी अपनी जगह है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 137 अरब की लागत से शुरू किया गया था और 1 साल का अरसा तकमील का रखा गया था, यानी इसी साल जून जुलाई में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाना था, मगर अभी तक 60% काम ही मुकम्मल हुआ है। हेल्थ प्रोजेक्ट्स कौन से शुरू किए जा रहे हैं, तालीम के हवाले से क्या प्लान्स हैं, और सबसे बढ़कर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से 2 साल क्या किया गया है, इसी हवाले से बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली नवीद काशिफ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नवीद साहब, सबसे पहले तो बताएं कि महंगाई से बहुत आवाम जो है परेशान है। हर बंदे का मसला है महंगाई। आजकल हम देखते हैं लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर हमारे जो एकदम से वॉर की वजह से जो मसाइल हैं उसके बाद ज़्यादा हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आपका कोई प्लान है कि आवाम को रिलीफ देना है, और दूसरा 2 साल में आपने क्या किया वो भी बताएं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इस पे जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, मैं समझता हूँ कि महंगाई तो पूरी दुनिया का ही मसला है। हमारे पंजाब के जो इश्यूज़ हैं उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इन्होंने जो हमारे महंगाई के हवाले से जो इश्यूज़ थे उसमें रमज़ान पैकेज हमारा, जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिला। महंगाई बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसने 2 साल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन इसको बड़े बेहतर तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने इसको मैनेज करने की कोशिश की। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स में आप एक इसमें आप लगा लें कि रमज़ान पैकेज के साथ साथ मैं समझता हूँ कि इन्होंने दूसरा ये जो आप ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपका क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट में आप देख लें कि हमारी ग्रीन बसेस ऑल ओवर पंजाब, मेरा डिस्ट्रिक्ट भावनगर की तहसील फोर्डाबाद से ताल्लुक़ है,
जो कि मैं समझता हूँ कि जो सबसे क्रेडिट वाली बात उसमें ये है कि अगर रहीम यार ख़ान में अगर लाहौर में काम हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन पे ग्रीन बसेस पे जिस पे बच्चों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ट्रैवल करवाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ए क्लास बसेस हैं और अगर इस्लामाबाद में हो रहा है, रावलपिंडी में हो रहा है, लाहौर में काम हो रहा है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट भावल नगर में भी, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में, डिस्ट्रिक्ट जो कि साउथ पंजाब के दूर दराज इलाके हैं, अच्छा, सिर्फ वहाँ पर लाहौर भी में नहीं फोकस आपका, पूरे पंजाब में? देखिए मैं मेरा साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट भावल नगर से ताल्लुक़ है और हमने अभी लास्ट मंथ उसका वहाँ पे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट और चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर साहब वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए हैं और उसका बड़ा धूमधाम से उसके इनाग्रेशन की गई है वहाँ पे। और इतना आप यकीन करें कि लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उससे। अच्छा सर, लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं डिफरेंट जो है मंसूबे वो स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें नासिर बाग का भी है और फिर नीला गुंबद है, उसका भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो ये बताएं कि इनकी डेडलाइन जो है वो जून जुलाई में रखी गई थी, लेकिन अभी तक 60% जो काम है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको लगता है जून जुलाई तक मुकम्मल होगा? क्योंकि हमें तो पर्सनली नहीं लगता। तो फिर जो इस पे और ज़्यादा लागत आएगी मज़ीद, उसका बोझ कौन उठाएगा? यही गरीब आवाम। इस तरह है कि ये 137 अरब का जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें बड़ा स्पेशली वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और लाहौर के लिए, लाहौरियों के लिए ख़ास तौर पे बहुत बड़ा इकदाम था। लेकिन अगर उसमें कोई डिले आई है तो मैं समझता हूँ कि अगर 1 से 2 माह इसमें डिले भी होती है और काम तो बहुत उन्होंने जो एक टाइम दिया होता है उसमें उसी दौरानिए में ही तकरीबन प्रोजेक्ट्स पूरे पंजाब में मुकम्मल और बड़े टारगेटेड तरीके से काम करती हैं वज़ीर आला पंजाब। तो मैं समझता हूँ कि अगर लाहौर में कुछ इस तरह की डिले हुई है तो उसकी कॉस्ट पे मुझे लग रहा है कि उस पर असर नहीं आना चाहिए और उस पर उसको बड़े अच्छे अंदाज से इसको टैकल करना चाहिए। और लाहौर जो कि बहुत बड़ा गुंजान आबाद शहर है और बड़ी आबादी वाला हमारा बड़ा शहर है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि वज़ीर आला पंजाब के होते हुए और उनके जो जिस तरह से इक़दामात हैं पंजाब के लिए, पंजाब की तामीर और तरक्की के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स को गरीब आवाम पे या लोगों पे कोई बोझ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सुनने में तो ये आता था कि हमेशा जो फंड्स हैं ना वो MPs को मिलते थे, लेकिन इस दफ़ा नहीं मिल रहे। तो आपको लगता है कि ये अच्छा इनिशिएटिव है? काम जो तरक्याती काम है वो डायरेक्ट किए जा रहे हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, हमारे एजुकेशन सेक्टर में हो, तो डू यू थिंक ये अच्छा इनिशिएटिव है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये पता नहीं आपको किसने बताया। मेरा मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ अपनी पब्लिक में बैठ में अपने लोगों में बैठ के मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि फोर्डाबास मेरी एक दूर दराज इलाका है, डिस्ट्रिक्ट भावल नगर की तहसील फोर्डाबास जिससे मैं बिलोंग करता हूँ और चोलिस्तान रिलेटेड मेरा एरिया है। उसमें मरोट, खिचीवाला, फोर्डाबास हमारे रूरल एरिया ज़्यादा है वहाँ पे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि तहसील फोर्डाबास की जो तारीख़ है उसमें इतनी डेवलपमेंट, इतने फंड्स आज तक नहीं हुए जितने हमारे इस मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के दौर में इनकी खुसूसी शफ़क़त से हुए और वो अपने MPs और अपने नुमाइंदों के थ्रू ही हो रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। और जैसे कि आपने बताया कि साउथ पंजाब पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा जो मैं फ़ंड्स की बात करी थी, ये जो 137 अरब के फ़ंड्स जारी किए गए हैं डायरेक्ट DC ऑफिस से जारी किए गए हैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट। एनी हाउ हम बात कर लेते हैं थोड़ा हेल्थ सेक्टर पे कि हेल्थ सेक्टर में आप क्या काम कर रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हेल्थ सेक्टर में मैं फिर बात करूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। मैं यकीन करें आपके कि मेरी तहसील में 2 RHCs हैं, एक THQ है, 2 रूरल हेल्थ सेंटर हैं और तकरीबन कोई 22-25 के करीब BHUs हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। ठीक है। आपको मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आपको बताना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट का कि पिछले 70 साल में मेरे RHC एक मरोट है, RHC खिचीवाला है। उस RHC मरोट जो जिस दिन मैंने ओथ लिया था उसके बाद उसकी इनाग्रेशन की और उसकी जो छत है उसमें से आसमान नज़र आ रहा था। इतना भूत बंगला बना हुआ था वो उस टाइम पे। आप अपने सोर्स से भी पता करवा लें, इस टाइम जिस तरह के लाहौर के हॉस्पिटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके लेवल का वो उस दूर दराज इलाके में वो हॉस्पिटल इस टाइम फंक्शनल है। और मेरा दूसरा RHC खिचीवाला है और वो भी अपने तकमील के आखिरी मराहल में। बेसिक हेल्थ यूनिट्स लेविश किस्म के और गांव की जो बुनियादी बेसिक ज़रूरियात है जो वहाँ पे वो आम पब्लिक
वहाँ से इस्तिफादा हासिल कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि जो एजुकेशनल सेक्टर है हमारा, उसमें क्या चीज़ें की जा रही हैं और गुज़िश्ता 2 साल में आपने क्या क्या किया है? जी मैं बताता चलूँ कि बिल्कुल हेल्थ सेक्टर की तरह, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह, अगर रोड पे बात करेंगे तो वो भी हमारे इलाके के लिए, तो मैं समझता हूँ जो आपने बात की एजुकेशन के हवाले से, मैं समझता हूँ कि मेरे हेड से लेके टेल तक पिछले साल में जो स्कीमें जो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स मिले हैं, तकरीबन 48 करोड़ के फंड्स हेड से लेके टेल तक किसी स्कूल की, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी स्कूल की मेरी तहसील में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसकी चारदीवारी अगर रहती होगी वो कंप्लीट ना हो, जिसको क्लासरूम्स चाहिए हो वो कंप्लीट ना हो। तो ऐसे ही एक तो ये बता दें क्या मजीद चेंजेस हैं जो हम अगले 3 साल में देखेंगे, और दूसरा जाते जाते एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हर इंसान का मसला है, जो हमारी आवाम है उसका मसला है महंगाई, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम आप लोग करने वाले हैं? देखें, महंगाई तो पूरी दुनिया का मसला है। आज ये जो हमारे एक जो इशू बना हुआ है ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो अभी जो हालिया जो मसाइल चल रहे हैं, उसमें पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई हुई है। तो ये आप देखें कि इसमें आप यूके, यूएसए, यूरोप सारा महंगाई की लपेट में है। मेरे कुछ दोस्त पिछले दिनों यूरोप से आए हुए, तो वो कह रहे थे आप अगर 520 रुपये डीजल ले रहे हैं तो उस डेट पे हम वैसे 600 रुपये हम वहाँ पे परचेज कर रहे हैं। बिल्कुल अभी पाकिस्तान में तो अभी भी उस तरह से। सर लेकिन सैलरीज भी तो देखे ना, यहाँ पे बेसिक सैलरीज कितनी है, सैलरीज तो नहीं बढ़ाते हमारे जो इदारे हैं, वो तो मजीद लेकिन मसाइल हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा। देखें हमारी जो गवर्नमेंट, मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि वो सब्सिडीज दे रही है ज्यादा से ज्यादा, मतलब उस पर अब ये देखें। बिल्कुल ऐसे ही सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पीएमएलएन की पिछले 2 साल की कारकर्दगी पे बात की है हमने, क्या चेंजेस आए एजुकेशनल सेक्टर में उसमें भी बात की है, हेल्थ सेक्टर में भी बात की और बात करते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद है नवीद काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।